हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 था क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या होता है और इसके अलग अलग 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। अब जैसे नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे हमारी अपनी एक जिंदगी होती है ना, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना। पहले हम बचपन में होते हैं जहाँ पे कुछ भी याद नहीं होता, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। और जब थोड़े से और बड़े होते हैं यानी कि जब हम अडल्ट होते हैं, उसके बाद की जिंदगी से पहले वाली जिंदगी ना काफ़ी बेहतर होती है। उसके बाद आने शुरू होती है लाइफ में हर्डल्स अलग अलग प्रकार की, है ना। जैसे घर वाले बोलते हैं भाई 10th करो लाइफ सेट, 12th करो लाइफ सेट, ठीक है। कुछ नहीं होती लाइफ सेट, ठीक है। इसके बाद वो जो स्टेज होता है ना वही सबसे बेहतर स्टेज होता है ज़िंदगी का। इसके बाद तो बस लाइफ में ये है कि बस अचीव करते चले जाओ, नए नए गोल्स बनते चले जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, यही सब चलता रहता है। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं वो समझते हैं। तो इट इज़ द जर्नी ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये किसी भी प्रोडक्ट की जर्नी होती है फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस। इसी कहानी शुरू होती है जब एक प्रोडक्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है मार्केट के अंदर टू कंज्यूमर्स को, अंटिल इट रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, जब तक वो मार्केट से रिमूव नहीं हो जाता। यानी कि हमने हर एक प्रोडक्ट की कहानी सुनी थी। जैसे इंसानी कहानी नहीं होती, इंसानी कहानी कहाँ चालू होती है, जब वो बोर्न होता है इस दुनिया में, और खत्म कहाँ पे होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है। वही सेम प्रोडक्ट की है। शुरू कब होती है, जब वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, और खत्म कब होती है, जब वो मार्केट से बाहर हो जाता है ना। कुछ प्रोडक्ट जल्दी बाहर हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट को बाहर होने में टाइम लगता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है ना वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। तो अब हमने इस पूरी चीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो अ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल इज यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्टेजेस, जहां पे हम बात करते हैं पहला उसके इंट्रोडक्शन की, कब वो प्रोडक्ट इस इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा हम बात करते हैं उसके ग्रोथ की, कि क्या वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ग्रोथ की बात कर ली। फिर मैच्योरिटी की बात करते हैं, जब वो पूरी तरीके से ग्रो, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसके बाद बात करते हैं उसके डिक्लाइन की। तो ये मेन 4 स्टेज हैं जिसको हमें डीप में स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है और डिक्लाइन क्या होता है। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, वो क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टडी है, कि जो स्टडी हो क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी करना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। तो ये बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग पर्पस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एज इट चेंजेस आ कंपनी स्ट्रेटजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को अलग अलग स्टेजेस पे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट पोटेंशियल एज वेल एज कस्टमर डिमांड। और ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक तो मार्केट का पोटेंशियल किस लेवल का है, दूसरा कस्टमर डिमांड कितनी है या फिर किन चीजों से वो अफेक्ट हो रही है। फॉर अ प्रोडक्ट एवरी प्रोडक्ट अंडरगोज अ डिफरेंट फेज ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हर एक प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है जब वो एक मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। Various stages of PLC of any product help a company to decide what marketing strategy is to be implemented। तो जो अलग अलग स्टेज होती है ना PLC की, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, किसी प्रोडक्ट को लेके वो ये बताते हैं कि कब किस टाइम पे किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न, ताकि मैक्सिमम रिटर्न हम एंश्योर कर पाए ऑन सेल्स को लेके भी, एज वेल एज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब चालू करते हैं इस चीज को समझना। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आया, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेज होते हैं, ऊपर की बात कर चुका था मैं, जिसमें से पहला स्टेज क्या आता है, इंट्रोडक्शन। अब बात ये भी है इंट्रोडक्शन स्टेज कौन सा होता है, ये वो स्टेज होता है जब प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। और हम सब जानते हैं जब एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है उसकी सेल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं
नहीं होता उस प्रोडक्ट के बारे में, धीरे धीरे पता लगता है, तो उसकी सेल्स काफ़ी लो होती है, सेल्स भी लो होती है, और जब सेल्स लो होगी तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लो ही आएगा उस कंपनी को। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो सेल्स लो एंड प्रॉफिट लो। तो अब इस टाइम पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए कि जितने बड़े लेवल पे प्रमोशन किया जा सके उतने बड़े लेवल पे उस प्रोडक्ट की प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रमोशन होगी कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अवेयर होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा मार्केट में कुछ ऐसा भी आया है, तो वो जाएंगे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। तो वही चीज़ है, सेल्स लो तो प्रॉफिट भी लो आएगा। तो नीड हैवी प्रमोशन टू क्रिएट अवेयरनेस, तो इन्हें जरूरत होती है हैवी प्रमोशन की, ताकि अवेयरनेस उस टाइम पे क्या हो सके, क्रिएट किया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या आता है मेरे पास, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा है ग्रोथ स्टेज। अब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में, सबको पता है कि भाई प्रोडक्ट आया है, अब बात आती है उसके ग्रोथ की, अब वो ग्रो करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट बोर्न हुआ था, अब यहाँ पे ग्रो करना चालू करेगा। तो सेल्स इन दिस पीरियड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर रैपिडली राइजिंग एंड सो आर द प्रॉफिट। तो ये वो टाइम आता है जब सेल्स की बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि अब कंपनी ने प्रमोशन कर लिया था पहले वाले स्टेप में, हम ये मान के चल रहे हैं, और लोगों को पता लग चुका है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो अब जब लोगों को पता लगा तो लोग बाय करना शुरू करेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बाइंग बढ़ती है, और जैसे जैसे उसकी सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रमोशन इज नॉट दैट एग्रेसिव इन ग्रोथ, तो प्रमोशन जो है ना कभी भी एग्रेसिव ग्रोथ लेके नहीं आता, ग्रोथ स्टेज। हाउएवर फर्म्स डू डिफर वारंटीज, मतलब जो प्रमोशन है वो जो है ना एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ नहीं लेके आता। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, लोग अवेयर हो गए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, अब जरूरत किसकी है कि जो कंपनीज हैं वो कुछ ऑफर्स लेके आए, कुछ वारंटीज लेके आए, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है और मार्केट सेल रेवेन्यू दोनों ही इंक्रीज किया जा सके। तो डिफर वारंटीज एंड ऑफर्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट की प्रमोशन हो सके। द मेन एम इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ाना होता है उस कंपनी को, और अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज करना होता है, यानी कि अपने लिए मार्केट में नए नए कस्टमर्स बनाने होते हैं। तो ये तो हो गई दो पॉइंटों की बात कि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हुआ, फिर ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ। अब समझते हैं अगले स्टेज को, तीसरा स्टेज कहता है मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज वो पॉइंट है जहां पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, सेल्स मैक्सिमम होगा, यानी कि प्रोडक्ट अपने ग्रोथ के बिल्कुल टॉप पे होगा। तो इन दिस पीएलसी स्टेज, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, सेल्स हैव रीच्ड अ पीक। यहाँ पे सेल्स जो है ना वो एक पीक को बोला ना मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर जाता है, अपने एक पीक को रीच कर लेता है। इवन द प्रॉफिट्स हैव रीच्ड द पीक, और यही नहीं जो प्रॉफिट है वो भी अपने पीक को टच कर लेते हैं। हियर द स्ट्रेटजी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है, जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो चुका है एंड ऑल्सो रिटेन द मार्केट शेयर। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होता है कि आप उस प्रॉफिट को सस्टेन कर पाओ, यानी कि उस मैक्सिमम प्रॉफिट पर टिके रह सको। यही नहीं, जो मार्केट शेयर उस प्रोडक्ट ने तैयार किया था अपने लिए, वो मार्केट शेयर भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। द फर्म ऑल्सो ट्राइज टू प्राइस द प्रोडक्ट इन द सेम रेंज, और यही नहीं, जो फर्म है वहां पे क्या कोशिश करती है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग ही रखा जाए। द फर्म ऑल्सो ट्राइज टू प्राइस द प्रोडक्ट इन द सेम रेंज एज दैट द कॉम्पिटिटर इन मैच्योरिटी स्टेट, क्योंकि अगर उन्होंने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस रखा तो हो सकता है उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, और जो लोग हैं वो सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, उन्हें फिर ऑप्शंस मिल जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो सेम प्राइस लेवल पे तो उसके पास क्या हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है, मतलब लोग अवेयर थे पूरे उसके बारे में, सबको पता है, बहुत ज्यादा बिक भी चुका है, सबको कंप्लीट नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर वो कॉम्पीट करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तो उन्हें प्राइस भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से कॉम्पिटिटर ने प्राइस सेट कर रखे हैं। द फर्म ट्राइज टू डाइवर्सिफाई, अब जो फर्म है वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को या फिर अपने जो भी गुड्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश करते हैं एंड ब्रिंग इन वेरिएशन बाय क्रिएटिंग न्यूअर मॉडल्स, और यही नहीं फिर वो उसके नए मॉडल लाने की कोशिश करती है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हर कुछ टाइम के बाद एक नया फोन लॉन्च हो जाता है, आपने कोई भी सीरीज देखी होगी, एक टाइम पीरियड के बाद उसकी एडवांस सीरीज जो है ना वो लॉन्च कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों आती है नहीं, क्योंकि पुराने वाले की डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है, लोग पुराने वाले को खरीदना कम पसंद करते हैं, लोगों को चाहिए कोई अपडेटेड चीज, तो लोग जो है ना वो क्या करना शुरू कर देते हैं, डिमांड करना या फिर डिमांड बढ़ाना चालू कर देते हैं, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अ फर्म ट्राइज टू डाइवर्सिफाई एंड ब्रिंग न्यू इन वेरिएशंस बाय क्रिएटिंग न्यूअर मॉडल्स, तो वो थोड़ा बहुत अपडेट करके नए नए मॉडल्स लाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे। और जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है ना तुरंत कभी भी अपने
नए मॉडल को लॉन्च नहीं करती, ना ही अपने फोन्स को अपडेट करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 15 आया तो उसके बाद कुछ टाइम लगेगा आईफोन 16 आने में। क्यों? क्योंकि ना पता जैसे ही हम मार्केट में आईफोन 16 लॉन्च करेंगे आईफोन 15 की डिमांड ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, और जैसे ही आईफोन 17 लॉन्च करेंगे 16 की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो प्रोडक्ट इन सारे स्टेज से गुजर चुका होता है ना, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, उस पीरियड के बाद ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर कोई नई वेरिएशन, कोई नया मॉडल लॉन्च किया जाता है। ये हर एक प्रोडक्ट के साथ है, हर एक गुड्स के साथ है, हर एक सर्विस के साथ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, और ये भी चीज जरूरी है कि भाई हर एक चीज का एडवांस होना भी जरूरी है, क्योंकि लोग जनरली जो है ना अपडेटेड चीज लेना ही पसंद करते हैं। तो 10 स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आर बिल्ड। अब यहाँ पे होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो यहाँ पे क्या होते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। एंड प्रमोशन इज इंक्रीज, और प्रमोशन को भी इंक्रीज किया जाता है इस स्टेप के बाद, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट न्यू ब्रांड्स, ताकि जो नए ब्रांड्स लाई जाएंगे उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो ये बना हमारा तीसरा स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इसके बाद जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो चुका है तो इसका और तो ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि हम क्या बात करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका है ऑलरेडी। अब होगा उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन शुरू, यानी कि प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा, यानी कि फोर्थ स्टेज आएगा, डिक्लाइन स्टेज। तो हियर बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग। यहाँ पे जो दोनों चीज़ होती है ना, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो प्रॉफिट हो, दोनों डिक्लाइन करना शुरू करते हैं, आर डिक्लाइनिंग। इन द डिक्लाइन स्टेज द स्ट्रेटेजी इज टू इनकर मिनिमल और नो एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं करेंगे। मतलब अब जितना भी हमें प्रोडक्शन करना था, जितना ज़्यादा हमें उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना था, जितनी ज़्यादा उसकी एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट लगानी थी, सब लगा चुके हैं। अब हम किसी तरह का उस प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसकी मार्केट के अंदर डिक्लाइनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं डिमांड गिरनी चालू हो चुकी है। तो ऑन दिस प्रोडक्ट एंड मिल्क इट इज एज मच एज पॉसिबल बिफोर इट डिक्लाइंस कंप्लीटली, ठीक है। तो दिस स्ट्रेटजी इज टू इनकर मिनिमल और नो एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे नो एक्सपेंड, इससे पहले कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाए। हैंस प्राइजेस आर कट। अब यहाँ पे जनरली प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो ये सब तो बात कर ली कि भाई हम यहाँ पे जो है डिमांड कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए कि भाई प्राइस कट करने शुरू कर दो, क्योंकि हम सब जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड है ना, और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो भाई ये एक अच्छा तरीका होता है प्रोड्यूसर का कि हम जो है ना अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है लोग हमारे प्रोडक्ट को वापस बाय करना शुरू कर दे, ठीक है। तो प्रमोशन इज मिनिमाइज्ड, प्रमोशन नहीं की जाती अब। एंड अ स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट डिलीशन, अब कोशिश ये करते हैं कि उस प्रोडक्ट को अब यहाँ से मार्केट से हटा दिया जाए, क्योंकि अब लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सी चीज़ देखी होगी, जब भी कोई सडन चीज आता है ना मार्केट में, तो पुरानी चीज़ की डिमांड खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब कीपैड वाले फोन थे तो लोगों के पास सिर्फ कीपैड वाले फोन थे। जब स्मार्टफोन का जमाना आया कि कीपैड वाले फोनों की डिमांड कम हो गई, तो लोगों ने कीपैड वाले फोन बनाने ही बंद कर दिए, या फिर कंपनीज ने कीपैड वाले फोन ही बनाने बंद कर दिए। वहीं पे समझो जब डब्बे वाला टीवी था तो सिर्फ उसकी डिमांड थी, लेकिन जैसे स्मार्ट टीवी उसकी जगह रही, लोगों ने डिब्बे वाला टीवी बनाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसकी डिमांड लोग नहीं करते थे, तो अब उसे बेचा नहीं जा सकता था, तो वो प्रोडक्ट डिलीट करना मोस्ट इंपोर्टेंट था। और जो लोग अपने आप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए डब्बे वाली टीवी से स्मार्ट टीवी की तरफ, तो भाई वो कंपनी बंद हो गई या फिर बर्बाद हो गई, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि चेंज जो जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेगा वो उतना बढ़िया ही बन जाएगा, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स, वो सर्विस उतनी ही बढ़िया बन जाएगी। इसके बाद या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एलिमिनेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एलिमिनेशन किया गया। तो मेन हमने यहाँ पे ना 4 चीजें समझी। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, हर एक जो स्टेजेस है ना, इसकी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तो मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है इस चीज का कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों की जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और क्या 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिससे एक प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, चाहे वो इंट्रोडक्शन स्टेज हो, चाहे वो ग्रोथ स्टेज हो, चाहे वो मैच्योरिटी स्टेज हो, चाहे वो डिक्लाइनिंग स्टेज हो। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो हमने ये स्टेजेस डिस्कस किए हैं, इनमें एक मार्केटिंग या फिर एक मार्केटर्स जो है ना, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो अप करते हैं। डिफरेंट स्टेज के ऊपर हम जो है ना डीप में डिस्कशन करना चालू करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस समय पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं, अब उतार लो आप जा।